गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 6 खत्म किया था। आज हम चैप्टर 7 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 7 का जो नाम है वो है हमारा भारत अब इंडिया। ठीक है, तो चैप्टर 7 आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये है हमारे भारत का नक्शा। ठीक है, ये एक स्केच मैप है, ये टू द स्केल नहीं है, स्केच मैप है। सबसे पहले हम इसके डायरेक्शन देख लेते हैं इसमें कि भाई कौन सी दिशाएं हैं। इस तरफ पूर्व पड़ेगा, ये पूर्वी भारत है। यहाँ पे उत्तर पड़ेगा यानी कि नॉर्थ, ये उत्तरी भारत है। यहाँ पे वेस्ट पड़ेगा यानी कि पश्चिम, तो ये वाला पश्चिमी भारत है। और नीचे पड़ेगा दक्षिण यानी कि साउथ, तो ये वाला दक्षिण भारत है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो हमने पहले क्लास में पढ़ा था ग्लोब के बारे में और पृथ्वी के बारे में, और हमने देखा था कि जो ग्लोब है ये इक्वेटर इसको काटती है, और जब इक्वेटर काटती है तो इसमें दो गोलार्ध बनते हैं, दो गोले के आधे आधे पार्ट, आधा गोला यानी कि गोलार्ध। तो जो ऊपर वाला है इसको हमने कहा था उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले को हमने कहा था दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, अब बात आती है कि पूरी दुनिया में भारत कहां पड़ता है। तो सबसे पहले तो इक्वेटर को काट रहे हैं, या बीच से बीच को काट देंगे। इस तरफ पूर्वी और इस तरफ पश्चिमी गोलार्ध, ये भी मैंने आपको बताया था। तो भारत भी यहां कहीं पड़ता है। भारत कहां पड़ता है? यहां। तो सबसे पहले तो उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, और उसके बाद इस तरफ वाले पार्ट यानी कि पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। तो अगर देखा जाए तो भारत नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में पड़ता है। भारत कहां पड़ता है? नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में। ठीक है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत पड़ता है। और अगर हम सिर्फ उत्तर दक्षिण की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में भारत पड़ता है। अब किसी भी देश का विस्तार जानना पड़ेगा हमें ना, कि भाई कौन सा देश कहां से शुरू होता है, कहां पर खत्म होता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हमें पता होना चाहिए। भाई देखो, इंडिया के नीचे श्रीलंका, और श्रीलंका के भी नीचे से इक्वेटर गुजरती है, और इक्वेटर से जब हम धीरे धीरे ऊपर आते हैं तो हमारी डिग्रीज बढ़ती हैं 0 से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो जब हम भारत के एकदम दक्षिणी भाग पर पहुंचते हैं ना, तो यहाँ पर जो है वो पड़ता है 8 डिग्री 4 मिनट। क्या पड़ता है? 8 डिग्री 4 मिनट। ये लैटिट्यूड चल रहा है, ठीक है ना। 8 डिग्री 4 मिनट पड़ता है। और अगर हम यहां पे पहुंचते हैं तो यहां पे क्या हो जाता है? 37 डिग्री 6 मिनट। मतलब कन्याकुमारी या तमिलनाडु का जो छोर है वहां पे 8 डिग्री 4 मिनट लैटिट्यूड है, और यहाँ पर 37 डिग्री 6 मिनट का लैटिट्यूड है। और लॉन्गिट्यूड की अगर हम बात करें, लॉन्गिट्यूड मतलब इधर से शुरू होकर वहां पर कितना जाता है, तो सबसे पश्चिमी भाग में वहां पे पड़ता है 68 डिग्री 7 मिनट। और जो अरुणाचल प्रदेश सबसे ज्यादा पूर्वी भाग है वहां पे पड़ता है 97 डिग्री 25 मिनट। याद रखिएगा। अभी डिग्रीज तो पता चल गई है। हमने क्या देखा था कि भारत किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है। तो यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ यानी कि उत्तर, और 37 डिग्री 6 मिनट कहां पर? उत्तर में ही पड़ेगा, क्योंकि गोलार्ध तो उत्तर ही है। ठीक है, तो दोनों ही तरफ हमको उत्तर लिखना पड़ेगा। और इसकी बात करें तो हमने ये भी देखा था कि भारत कहां है? उत्तर में भी है और पश्चिम में भी है। तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व यानी कि ईस्ट लिखेंगे, और 97 डिग्री 25 मिनट भी ईस्ट यानी कि पूर्व लिखेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं यहां से यहां की दूरी जो है, यहां से यहां तक की जो लंबाई है, जो एरिया है, ये कितना लंबा है? ये लगभग 3200 किलोमीटर है। कितना है? 3200 किलोमीटर है। और पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम की तरफ कितना है? ये लगभग 2900 किलोमीटर है। कितना है? 2900 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण 3200 किलोमीटर लगभग, और पश्चिम से पूर्व 2900 किलोमीटर लगभग इसकी दूरी है, या इसका फैलाव है। अब इसको हम मिटा देते हैं, ये सारी चीजें भी मिटा देते हैं। अब अगर आपको पता है तो बताइए, भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं? भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं? वर्तमान मतलब 2021 की बात हो रही है यहाँ पर। आज के समय में भारत में कितने राज्य हैं? कमेंट करके बता सकते हैं।
ठीक है, तब तक मैं लिख देता हूं कि भारत में केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूटीज यानी कि यूनियन टेरिटरीज कितनी हैं? 8। और आपको बताने स्टेट कितने हैं। स्टेट है 28। पहले 29 हुआ करते थे क्योंकि उसमें जम्मू कश्मीर भी आता था, लेकिन जब से जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा दी गई है तब से वो यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। तो यूनियन टेरिटरी 8 हो गई है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश 8 हो गए हैं और राज्य कितने हो गए हैं? 29। पहले भी 28 राज्य हुआ करते थे, लेकिन एक 29वां राज्य बनाया था तेलंगाना आंध्र प्रदेश से काटकर, तो 29 राज्य हो गए थे। और फिर एक राज्य को कन्वर्ट कर दिया गया यूनियन टेरिटरी में, तो अब 8 यूनियन टेरिटरीज हो गई हैं और राज्य कितने हो गए हैं? 28। याद रखिएगा, 8 यूनियन टेरिटरी और 28 राज्य हो गए। ठीक है, अब भारत के आसपास जो महासागर या सागर है वो कौन कौन से हैं वो भी हम देख लेते हैं। मान लो ये भारत है, तो भारत का ये जो पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट इसके किनारे पर, ये किसके किनारे पर पूर्वी घाट है? यहां पे पड़ता है हमारा बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी। यहां नीचे की तरफ हमारा इंडियन ओशियन पड़ता है, इंडियन ओशियन, यानी कि भारत के उत्तर में क्या है? भारत के दक्षिण में क्या है? इंडियन ओशियन है। भारत के पूर्व में क्या है? बंगाल की खाड़ी है। और भारत के पश्चिम में क्या है? अरेबियन सी, अरेबियन सी यानी कि अरब सागर। ठीक है, एक बार फिर से देख लो, भारत के पूर्व में बे ऑफ बंगाल, भारत के दक्षिण में इंडियन ओशियन यानी कि, इंडियन ओशियन यानी कि क्या? हिंद महासागर। उसके बाद अरेबियन सी, ठीक है, अरेबियन सी यानी कि अरब सागर। याद रहेगा, इसको अभी लिखा छोड़ देते हैं, आप चाहो तो नोट कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा अब बात आती है कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। भारत का पड़ोसी देश कौन कौन से? यहां पे ये हमारा नेपाल पड़ता है। क्या पड़ता है ये? नेपाल। इसके ऊपर चाइना, ये है हमारा बांग्लादेश। इधर पड़ता है हमारा पाकिस्तान, और पाकिस्तान के भी ऊपर यहां पे पड़ता है, यहां से जोड़ती है ये सीमा किसकी? इस वाले राज्य की। क्या है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान क्या है? अफगानिस्तान। और हाँ, यहां पर एक और है भूटान, और ये यहां पर ये जो सीमा है ये किसकी है? म्यांमार की। किसकी है? म्यांमार। ठीक है, तो पड़ोसी देश की बात करें, सबसे पहले पाकिस्तान, राजस्थान से सीमा मिलती है किसकी? पाकिस्तान की। उसके बाद अगर हम कश्मीर की तरफ बात करते हैं तो यहाँ पर कश्मीर में थोड़ा सा एक बॉर्डर टच करता है किसका? अफगानिस्तान का। उत्तर प्रदेश से सीमा मिलती है किसकी? नेपाल की। और यहाँ सिक्किम पड़ता है और सिक्किम के साथ सीमा मिलती है चाइना से। ठीक है ना, सिक्किम एक राज्य है हमारा, चाइना से उसकी सीमा मिलती है। बांग्लादेश कई राज्यों से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, सबसे ज्यादा अगर लंबाई किसी भी बॉर्डर की है, सबसे ज्यादा बॉर्डर कोई हमारे देश के साथ शेयर करता है तो वो बांग्लादेश, वो पूरा का पूरा ही हमारे देश में। ठीक है, ऐसा लगता है कि हमने उसको ऐसे बगल में दबा रखा है, नहीं, ये देखो पूरा इंडिया है, यहाँ पे ऐसे बगल में दबा रखा है, ये बीच में बांग्लादेश। ठीक है, फिर उसके बाद सबसे ज्यादा पूर्वी अगर देखा जाए छोर, तो वहां पर म्यांमार की सीमा लगती है, और यहाँ पे छोटा सा देश भूटान है। नीचे श्रीलंका है, लेकिन श्रीलंका और हमारे बीच में एक जल संधि है, इधर बीच में एक वाटर बॉडी पड़ती है जिससे वो अलग होता है। तो लैंड बॉर्डर हमारा श्रीलंका के साथ नहीं है, किसी भी तरह का जमीनी बॉर्डर नहीं है कि हम बाई बस या बाई ट्रक वहां जा सके। और यहाँ नीचे की तरफ जगह नहीं है, लेकिन यहाँ पे छोटे 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 कुछ द्वीपों का समूह है जिसको हम कहते हैं मालदीव। देखा जाए तो वो भारत का पड़ोसी देश तो है, लेकिन उससे भी भारत की स्थल सीमा नहीं लगती है, मतलब बीच में बहुत सारा पानी है जिसको पार करके जाना पड़ता है, लेकिन वो भारत के नजदीक है तो वो भारत का पड़ोसी देश होगा। ठीक है, तो पड़ोसी देशों में अगर देखा जाए जिनसे हमारी स्थल सीमा मिलती है, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और नेपाल। लेकिन उसके अलावा तो और है, श्रीलंका और मालदीव।
ठीक है, तो हमने समंदर पढ़ लिए, महासागर पढ़ लिए, पड़ोसी देश भी पढ़ लिया। अब भारत के पास कुछ आइलैंड्स भी हैं। यहाँ पर एक खूब फैला हुआ लंबा सा लॉन्गिट्यूडनल आइलैंड है जिसको हम बोलते हैं अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, आइलैंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। और यहाँ पर भी एक छोटे 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 कई सारे यहाँ पर द्वीप हैं जिनको हम बोलते हैं क्या, लक्षद्वीप। क्या बोलते हैं, लक्षद्वीप। क्या बोलते हैं, लक्षद्वीप। तो क्या है, बे ऑफ बंगाल में भारत का कौन सा आइलैंड है, अंडमान निकोबार। अरेबियन सी में भारत का कौन सा आइलैंड है, लक्षद्वीप। ये दोनों ही क्या है, यूनियन टेरिटरीज हैं। क्या है, केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है, तो इनको सबको मैं मिटा देता हूं। अब भारत के जलवायु प्रदेश या भौतिक प्रदेशों की बात करें अगर हम, तो भारत में आपको पता है भारत एक यूनिक देश है, हर तरह से यूनिक है। यहाँ पर भिन्न भिन्न, जैसे कि आप देखोगे कि कोई देश होते हैं जहां पर हमेशा एक जैसा मौसम रहता है, बदलता भी है तो बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आता। बट पता है क्या, इंडिया में अलग, यहाँ पे हर तरह के मौसम है। यहाँ पे जाड़ा भी पड़ता है एक्सट्रीम, यहाँ पे गर्मी भी पड़ती है एक्सट्रीम, और यहाँ पे बरसात भी होती है बहुत ज्यादा। आप सोचो कि सबसे ज्यादा बारिश यहाँ होती है, वो जगह कहाँ है, इंडिया में। ठीक है ना, वो जगह यहाँ कहीं पड़ती है, मासेराम और चेरापूंजी, वो बदलते रहते हैं। ठीक है, तो भाई यहाँ पर बरसात भी होती है एक्सट्रीम, यहाँ पर गर्मी भी पड़ती है एक्सट्रीम। पारा जो है उत्तर भारत में 40-45, कभी कभी 46 तक चला जाता है। उत्तर भारत में देखा जाए तो माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, -10, -12, -15 तक चला जाता है, बर्फ बहुत पड़ती है। तो भारत में हर तरह की जलवायु है। भारत के लोगों को दिक्कत नहीं होगी अगर वो अलग अलग जलवायु में जाके रहे हो। अफ्रीका में चले जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, गर्मी की आदत है हमको। साइबेरिया चले जाए, साइबेरिया ज्यादा हो जाएगा थोड़ा सा, लेकिन फिर भी हमें ठंड की आदत है, -15-18 तो हमारे यहाँ के लोग कश्मीर वाले झेल ही लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे यहाँ पठारी भाग भी है जहां पर एक्सट्रीम गर्मी पड़ती है। इक्वेटर के पास पड़ता है तो और गर्मी पड़ती है, और पठारी है, दोनों ही चीजों से गर्मी और बढ़ जाती है। ठीक है, हमारे यहाँ तटीय इलाके भी पड़ते हैं। ये तटीय इलाके हैं, मतलब इतनी लंबी, लगभग 7,500 किलोमीटर का तट है हमारे पास। ठीक है, बे ऑफ बंगाल और अरब सागर को मिलाकर लगभग 7,500 किलोमीटर का तट हमारे पास अवेलेबल है। बात समझ में आ रही है। अब देख लो भाई, फिजिकल फीचर में अगर देखा जाए तो हमारे पास सबसे पहले तो पहाड़ी इलाका, यहाँ पर पहाड़ी इलाका है यानी कि माउंटेन रेंज है। माउंटेन हमारे यहाँ बहुत सारी है, यहाँ पर विंध्या पड़ता है, सतपुड़ा पड़ता है। ठीक है ना, यहाँ पर ये पश्चिमी घाट की पहाड़ियां पड़ती हैं, और पूर्वी घाट में भी पहाड़ियां हैं। लेकिन आपको पता है पूर्वी घाट की पहाड़ियां एकदम लाइन से नहीं है, यहाँ पे बीच बीच में समतल इलाका भी है। टुकड़ों टुकड़ों में यहाँ पर पहाड़ियां आपको मिलती हैं, इसे को बीच में बिठा रहे टुकड़ों टुकड़ों में। यहाँ पे एकदम रेखीय रूप में मिलती है, लगातार मिलती रहती है, और यहाँ पर टुकड़ों टुकड़ों में मिलती है। ठीक है, तो हमारे पास ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ भी ये सब पहाड़ियां पड़ती हैं। ये हिमालय की रेंज है, हिमालय की रेंज। ठीक है, यहाँ शिवालिक है, हिमाचल रेंज है, उसके बाद ट्रांस हिमालयन भी है। इधर हमारे पास विंध्या है, इसको लिख लो हिमालयन रेंज, यहां पर लिखो विंध्या, और यहां पर लिखो सतपुड़ा, यहां पर लिखो वेस्टर्न घाट्स, यहां पर लिखो ईस्टर्न घाट्स। क्या लिखोगे, ईस्टर्न घाट्स। और यहां पर नीलगिरी की पहाड़ियां भी पड़ती हैं। नीलगिरी की पहाड़ियां माना जाता है हाथियों का ओरिजिन यहीं से हुआ था, और यहाँ पर हाथी अभी भी बहुत ज्यादा है। जब कभी जाओगे ना तो यहाँ पर बस पलट देते हैं, इतने हाथी हैं सब। तो बात समझ में आई कि यहाँ पर पहाड़ी इलाके भी हैं। ठीक है, अब देखो ये पहाड़ी हो गया, हरे रंग से बना देते हैं यहाँ पे पठारी इलाका। यहाँ ऊपर यहाँ पे मालवा का प्लेटू, इधर छोटा नागपुर का प्लेटू, ये पूरा दक्कन का पठार, इसको लिखोगे मालवा प्लेटू, मालवा। यहाँ पे लिखो छोटा नागपुर, और यहाँ पे लिखो डेक्कन। समझ में आ रहा है, डेक्कन प्लेटू। अब एक और कलर यूज कर लेते हैं, नीला।
देखो भाई, पहाड़ हो गए, पठार मैंने आपको बता दिए मेन। अब इधर ये जो इलाका है ये हमारा रेगिस्तान है। क्या है ये? थार का डेजर्ट। इसका विस्तार पाकिस्तान तक है, लेकिन हमारे पास भी बहुत ज्यादा इसका एरिया आता है। ये राज्य कौन सा है? राजस्थान पड़ता है। देखो, इन सारी चीजों को समझने के लिए सबसे पहले तो आपको भारत का राजनीतिक मानचित्र यानी कि पॉलिटिकल मैप पता होना चाहिए कि कौन सा राज्य कहां पर है। मान लो कि मैंने ये हिमालय बना दिया, तो आपको पता होना चाहिए ना कि भाई यहाँ पे जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और फिर नेपाल होते हुए अरुणाचल प्रदेश तक जा रही है। ये मैंने बना दिया है विंध्या और सतपुड़ा, तो आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का इलाका है। ठीक है, छोटा नागपुर बना दिया तो आपको पता होना चाहिए उड़ीसा झारखंड का इलाका है। ये वाला इलाका आपको पता हो राजस्थान है। दक्षिण भारत में आपको पता हो कि कौन कौन से राज्य हैं, कर्नाटक, केरल वगैरह जो भी है। ठीक है, तो पॉलिटिकल मैप होना आपको पता होना जरूरी है। तो ये जो इलाका है ये थार डेजर्ट का है, यहाँ पर थार का रेगिस्तान मिलता है। और उसके अलावा ये जो इलाका बचता है ना, ये यहां तक फैला हुआ है। ये जो है इलाका, ये हमारा क्या है? गंगा का मैदान है। क्या है? गंगा का मैदान, मैदानी इलाका। पहाड़ों से जो नदियां आती हैं ना, खासकर गंगा और यमुना, यहाँ पर उन्होंने बहुत बढ़िया मैदान का निर्माण किया है। यहाँ पर बहुत गेहूं, चावल और खाद्यान्न होते हैं। पूरे देश को खाना खिला सकता है ये एरिया। यहाँ पर इतना खाना पीना होता है। ठीक है, यहाँ पर खाने पीने की कोई कमी नहीं है। तो हमारे पास देखो माउंटेन आपको पता चल गए। ठीक है, यहाँ पे आपको प्लेटूज पता चल गए, मालवा, छोटा नागपुर, डेक्कन प्लेटू। उसके अलावा आपको प्लेन एरिया भी पता चल गया। ठीक है, और यहाँ भी बहुत सारी नदियां हैं, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी वगैरह। यहाँ पर नर्मदा और तापी है। तो ये सब भी डेल्टा बनाती हैं। तो कोस्टल प्लेन पर भी थोड़ी बहुत खेती हो जाती है। कोस्टल प्लेन का मतलब तटीय मैदानी इलाके, यहाँ पर भी खेती हो जाती है, क्योंकि नदियां क्या करती हैं? यहाँ पर डेल्टा बनाती हैं। और आपको पता है उत्तराखंड से गंगा निकलती है और यमुना निकलती है, जो इस मैदान का निर्माण करती है। और इस तरफ से भारत में ब्रह्मपुत्र आती है। ब्रह्मपुत्र कहां से आती है? तिब्बत से आती है, जहां पे इसका नाम है सांगपो। क्या नाम है? सांगपो। और फिर यहां अंदर आने के बाद असम के पास उसको क्या बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। ठीक है, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा अभी। मैं आपको ट्रिब्यूटरी डिस्ट्रीब्यूटरी कुछ नहीं बता रहा हूं, बस इतना जानो कि अरुणाचल प्रदेश से ब्रह्मपुत्र रिवर आती है, उसको सांगपो कहते हैं, लेकिन असम के पास उसको ब्रह्मपुत्र बुलाया जाता है। और इधर से गंगा यमुना जाती है। तो ये जो गंगा है, काले से बना देते हैं, जो गंगा है और ये जो यमुना है यहाँ मिल जाती है। और जहां पे मिलती है उसको बोलते हैं क्या? संगम या प्रयाग। और फिर यहाँ पर और यहाँ पर ब्रह्मपुत्र और गंगा आपस में मिल जाती हैं और चली जाती है बांग्लादेश में। और मिलकर यहाँ पर बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा। नाम याद रखेंगे, कौन सा डेल्टा? सुंदरबन का डेल्टा। ऐसे वन नहीं है, सुंदरबन है। सुंदरबन का डेल्टा। बात समझ में आ रही है? तो ये सब हमारे क्या है? फिजिकल फीचर्स हैं। बहुत ज्यादा हौच-पौच हो गया है, लेकिन आपने सीक्वेंस से अगर पढ़ा है तो आपको समझ में आ गया होगा। अभी किसी को दिखा दिया मैं कहेगा ये क्या फालतू की चीज बना रखी है, लेकिन आप शुरू से पढ़ रहे हो तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये है हमारे इंडिया के फिजिकल फीचर्स। अच्छा, एक और नदी है जो कि इधर से आती है, वो भी तिब्बत से आती है, इसका नाम क्या है? इंडस। ये भी लिख लो। मुख्य मुख्य नदियां बता रहा हूं, वैसे भारत में बहुत नदियां हैं, लेकिन नदियों का देश कह सकते हैं, कहते हैं इसको नदियों का देश। इंडस हिंदी में कहते हैं इसको सिंधु रिवर, जो पाकिस्तान चली जाती है। ठीक है, यहाँ पर भी बहुत सारी सतलज, रावी वगैरह नदियां हैं, वो हम आपको बाद में पढ़ाएंगे। अभी सिर्फ मुख्य मुख्य रिवर पढ़ा रहे हैं। इंडस, ब्रह्मपुत्र, गंगा और यमुना। तो पहाड़ियां हो गई, प्लेटू हो गए, मैदान हो गए, नदियां हो गई, आइलैंड्स हो गए। आपने पड़ोसी देश भी जान लिए। ठीक है, और आपने सागरों को भी पढ़ लिया। और आपने ये भी जान लिया कि हिंद महासागर भारत के दक्षिण में है, इसको इंडियन ओशन भी कहते हैं। तो ये चैप्टर था, ये इतना ही था। अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर 8 हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। ठीक है, और आपको करना क्या है? जितनी भी चीजें आप पढ़ रहे हैं आप याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छा है। पहले तो नहीं याद रख सकते हैं तो इन सारी चीजों को नोट करते चले, क्योंकि एट लास्ट में जब आपको वही पेपर वगैरह देने जाना है तो आपके पास एक क्विक रीड या क्विक नोट्स होने चाहिए जो आप देख सको।
ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।